नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरा नाम नीरज है और हमने आज ये सोचा कि आवाज़ अड्डा के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपको ये सिखाया जाए कि इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या हैं, फंडे क्या हैं, वो 10 गोल्डन रूल्स क्या हैं जो आपको अपने जीवन में उतार लेने हैं, गांठ बांध लेनी है, भूलना नहीं, क्योंकि उससे इतर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को समझ लेंगे अच्छे से तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होगी वो न सिर्फ बहुत अच्छी होगी बल्कि आपको बहुत पीस ऑफ माइंड देगा। आप आराम से रात में सो सकेंगे। आप बार बार सुबह उठ के चिंता नहीं करेंगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कोई दिक्कत हो रही है। तो इस थीम को समझते हुए, और चूँकि दशहरे का मौका है, आप लोगों को बहुत फेस्टिविटी का है, तो हमने सोचा कि 10 गोल्डन रूल्स आपको बताए जाएँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी रादर कैसे शुरू करें। तो हमारे साथ दो बहुत ही विद्वान लोग हैं। मैं ये बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपको इससे बढ़िया समझाने वाले नहीं मिलेंगे। तो आज ये आवाज़ अड्डा पे आपको ये सिखाया जाएगा। मैं परिचय कराता हूँ। मेरे साथ हैं अजय शर्मा जी, जो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। वेरेनियम कैपिटल नाम का एक हेज फंड है जिसको ये चलाते हैं। करीब करीब $1.5 बिलियन का फ़ंड ये मैनेज करते हैं। सिंगापुर में रहते हैं और हमारी रिक्वेस्ट पे मुंबई आए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। IIT BHU और IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है, तो बहुत विशाल नॉलेज है इनका, और उस नॉलेज की कुछ चीज़ें हम आज चुरा लेंगे इनसे और अपने दोस्तों को सिखा देंगे, और हम ऐसे मौके हमेशा ढूंढते रहते हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं विशाल खंडेलवाल जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक ज़बरदस्त कैंपेन है इनका सफल निवेशक का, और जैसे इसका नाम है सफल निवेशक, तो विशाल जी की हमेशा ही कोशिश रहती है कि जो भी इनके चीज़ों को सुने, समझे, संपर्क में आए, वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ज़रूर सक्सेसफुल हो। तो विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस खास शो में, हमारे दोनों मेहमानों का। तो 10 पॉइंट मैं अजय जी से समझूंगा और 10 पॉइंट मैं विशाल जी से समझूंगा। तो ये गोल्डन रूल्स हैं इन्वेस्टिंग के, जिस जर्नी को हम शुरू कर रहे हैं। अजय जी, आपसे शुरू करें। आप स्टूडियो में हमारे साथ हैं। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस माहौल में जब बहुत सारी नॉइस होती है, लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, ये ले लो, वो ले लो, आज लिया तो अब कल क्या करें, फ़ोन करो तो उठाते नहीं है, ऐसे में पीस ऑफ माइंड के लिए, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने के लिए जो 10 आप मुझे वो गुप्त सूत्र बताने वाले हैं, उसका पहला सूत्र क्या है? नीरज जी, पहले तो धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए, आभारी हूँ आपका। 23 साल हो गए हैं ये करते हुए, और बॉम्बे में ही पहले नौकरी शुरू करी, अब सिंगापुर रहता हूँ। तो पहला रूल जो मैंने समझ रखा है वो है एक शब्द, वो है आशावादी होना। यू हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्ट। और आशावादी मतलब यही है कि मेरा कल मेरे आज से बेहतर होगा, हमारे देश की कंपनियों का कल आज से बेहतर होगा, हमारा देश का कल आज से कल आज से बेहतर होगा। और शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँ, बहुत मज़ेदार कहानी है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भारत में मैं पैदा हुआ था, और शायद उस भारत में आप भी पैदा हुए थे, और आज का जो भारत है, क्या फ़र्क है। और ये कहानी मेरी ओरिजिनल नहीं है, रोनाल्ड रीगन ने ये कहानी सुनाई थी रशिया का मजाक उड़ाने के लिए, तो मेरी बेटी को समझाने के लिए कि हम जिस भारत में पैदा हुए थे और आज है, क्या फ़र्क है। तो किस्सा ये है कि मेरे पिताजी शर्मा जी गए गैस सिलेंडर लेने के लिए 1977 में। सरकारी ऑफिसर गए, अफसर से पूछा कि सर गैस सिलेंडर कब आएगा। तो उन्होंने कहा शर्मा जी 6 साल बाद 1983 में आपका गैस सिलेंडर आ जाएगा। तो शर्मा जी ने पूछा कि ठीक है, 1983 में आ जाएगा, 6 साल बाद, सुबह आएगा कि शाम को आएगा। तो सरकारी ऑफिसर कहता है क्या शर्मा जी, 6 साल बाद गैस सिलेंडर आना है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो पापा कहते हैं अरे नहीं, सुबह टेलीफोन लाइन वाला आने वाला है। तो हमारा जो भारत था जिसमें मैं पैदा हुआ था, आई एम श्योर आप भी, yes. अभाव का भारत था। करेक्ट। आज का भारत है भरमार का भारत, ऑप्टिमिज्म का भारत, आशा का भारत। तो अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है, सबसे पहले आपको आशावादी होना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है मेरा। इफ़ यू आर नॉट ऑप्टिमिस्ट, आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। तो शर्मा जी की लोग तो आजकल बड़ी चल रही है। हाँ, आज ही सुबह किसी ने जोक शेयर किया, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का दामाद और शर्मा जी का हेज फंड मैनेजर। ये शर्माओं ने जन्मा बना रखा है। अच्छा है, शर्माओं का जन्मा चले, भगवान पे है। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया कि आशावादी होना चाहिए। स्क्रीन पे भी दिखाइए इसको कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है। और ये एक्चुअली मेरी लाइफ, मैंने भी वो गैस की लाइन लगाई है
आई एम श्योर हमने सबने लगाई है, राशन की लाइन, गैस की और लाइन। आज मैं रात में मिस कॉल देता हूँ BPCL को, सुबह सिलेंडर लेके घर पे खड़ा रहता क्या बात है। हूं। ये भारत है। और वो मैं पर्सनली सोचता हूँ, मैंने लाइन लगाई है सिलेंडर के लिए और वो पता नहीं कभी मिलता भी था, कभी तो खत्म हो गई, दोबारा आना कल। तो ये पॉइंट है कि आशावादी आपको होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हर कुछ दुनिया में सिक्लिकल है। ओके। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है, हमेशा रहेगा। और हमारी माइथोलॉजी में आपको मालूम है ब्रह्मा विष्णु महेश, और अमेरिकन थिंकिंग में उसको कहते हैं एस कर्व। कोई भी इंडस्ट्री शुरू होती है, ब्रह्मा क्रिएशन, ग्रोथ है विष्णु, और एस है महेश, खत्म होना। ओके। आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, शुरुआत होती है, एक ग्रोथ आता है और खत्म होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, मैं इसके लिए ये गाड़ी, आपने मेरे यूट्यूब वीडियो में शायद देखा होगा, ये हमेशा रखता हूँ, एम्बेसडर। ये एम्बेसडर गाड़ी। हम जब पैदा हुए थे, इसका वर्चस्व था भारत में, सिर्फ एम्बेसडर दिखती थी। आज इनकी फैक्ट्री भी नहीं है, एक दो गाड़ियां दिखती हैं। क्यों? इनका वर्चस्व था, आज दिखती नहीं है। मेरे टीन्स तक इनका वर्चस्व था। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग आई गेस इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे, तब तक ये एम्बेसडर और फिएट का जलवा था, यही गाड़ियाँ थी। यही गाड़ियां थी। तो आप इमेजिन करिए, जिनकी मोनोपोली है, कोडैक, 100 साल का वर्चस्व फिल्म्स में, 10 साल में खत्म हो गया डिजिटल कैमरा। और आपको अचंबा होगा, डिजिटल कैमरा का इन्वेंशन कोडैक के अंदर ही हुआ था 1976 में। तो ये जो हमारी ग्राफिक प्लेट इसमें दिखाई है, जिसमें आपने लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये है सिक्लिकल। यस, कि हर चीज की एक शुरुआत है, ब्रह्मा क्रिएशन, हर चीज का एक ग्रोथ फेज आता है, जो इसीलिए मैं कहता हूँ गुड टू ग्रेट। जो मेरी ये G2G लिखा हुआ है, ये वही है। हाँ जी, यही है ये राइट। Okay. यहाँ अगर ग्राफिक, हाँ तो सामने मुझे ग्राफिक दिख रही है, तो ब्रह्मा इज द क्रिएशन फेज। ओके। हर कंपनी की शुरुआत ब्रह्मा से होती है, इनोवेशन, रिसर्च। फिर एक बार वो प्रोडक्ट मार्केट एस्टैब्लिश हो जाता है, फिर आता है ग्रोथ फेज, जो हमारा भारत आज गुड टू ग्रेट जा रहा है। हम लोग विष्णु के फेज में हैं। हम लोग आज मोस्ट इंडस्ट्री में विष्णु के फेज में है। ओके। पर कैपिटा इनकम ले लीजिए, हमारी $2,500-3,000 है, चाइना की 10 से 12 है, अमेरिका की 45 से 50 है। तो वो मैच्योर हो गए हैं, मोस्ट इंडस्ट्रीज मैच्योर हो गई हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ बिकनी बची है, वहाँ तो गाड़ियों का बाजार मैच्योर हो गया है। तो हर इंडस्ट्री इस फेज से जाती है, और मैं इसी फेज में इन्वेस्ट करता हूँ कि गुड टू ग्रेट। तो पहला फार्मूला कि आशावादी रहना है, बिल्कुल। ये मानना है कि यहाँ से चीज़ें बेटर होंगी। Yes. अच्छा, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती है। आप अपने जीवन को हर आदमी देखे तो कल से आज बेटर ही पाएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा फार्मूला है कि आपको ब्रह्मा विष्णु महेश में, विष्णु फेज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो आपके लिए भी पूरा एक स्काई इज द लिमिट, यस, वहाँ तक आप जाएंगे जी। और फिर जब महेश वाली कटेंगे उसको लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपने एकदम टकाटक बनाया कि ध्यान रखना है इन्वेस्ट करते समय कि होपफुल रहना है, और आपको सिक्लिकल चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना है कि वो किस साइकिल के किस पॉइंट पे है। बिल्कुल गलती से महेश वाले पॉइंट पे मत चले जाइए, वरना फिर वहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो ये 2 शानदार पॉइंट हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। अब चलते हैं विशाल जी के पास। विशाल जी, आपके 2 टॉप पॉइंट जो हमारे निवेशकों को बिल्कुल आज लिख के अपने तिजोरी में रख लेना है। Namaskar, Neeraj ji. Thank you for inviting me for this show. And hi, Ajay ji. Nice to meet you here. Namaskar. तो अजय जी ने आई थिंक शर्मा जी के कहानी से शुरुआत की थी, एंड आई थिंक शर्मा जी और शर्मा जी के बेटे ने मुझे बचपन से परेशान कर रखा है। ओके। राइट। सो शर्मा जी के बेटे के अब हमेशा अच्छे नंबर आते थे, शर्मा जी के बेटे के पास हमेशा अच्छी गाड़ी थी, हमेशा अच्छा घर था। राइट। और मैं जिंदगी में हमेशा शर्मा जी के बेटे को ही फॉलो करके आगे बढ़ा हूँ। राइट। सो मुझे वैसा बनना है, ये मुझे दुनिया ने बताया है। राइट। सो आई थिंक मेरा फर्स्ट लेसन, एसोसिएटेड लेसन वो है जो शर्मा जी के बेटे को ब्लाइंडली फॉलो करने से मुझे नुकसान हुआ है। राइट। मेरा पहला लेसन है, हर निवेशक को अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, बजाय कि शर्मा जी या वर्मा जी या किसी के बेटे को फॉलो करना है, किसी की बेटी को फॉलो करना है लाइफ में कि वो कैसा कर रहा है। राइट। सो नोइंग योरसेल्फ, आप किस तरह के निवेशक हैं, किस तरह के इन्वेस्टर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। आई थिंक फर्स्ट गोल्डन रूल है इन्वेस्टिंग का, या आप जिंदगी में कुछ भी करें, सबसे पहला रूल है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप में पेशेंस है कि नहीं। अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। राइट। अगर आप पेशेंस नहीं है अंदर, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट अगेन आप ट्रेडिंग से पैसा कितना कमाते हैं, कितना गवाते हैं, कोई नहीं बता सकता। राइट। सो नोइंग योरसेल्फ वेल, आप में कितना पेशेंस है, आपका टाइम होराइजन कितना है। राइट। आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं स्टॉक्स एनालाइज करने की। आजकल के जमाने में हर तरफ स्टॉक टिप्स अवेलेबल हैं, सबके पास
मल्टी बैगर स्टॉक आइडियाज हैं, और हम लोग सोशल मीडिया पे होने की वजह से हम लोग वो आइडियाज को बिना सोचे समझे अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं, राइट, विदाउट नोइंग कि मेरे पास पेशेंस है कि नहीं उस स्टॉक या उस बिजनेस में इन्वेस्टेड रहने के लिए, राइट। सो नोइंग योर सेल्फ वेल, अपने आप को जानना, सेल्फ अवेयर होना, ये आई थिंक मेरा फर्स्ट गोल्डन रूल है किसी भी निवेशक के लिए। ओके, तो पहला रूल ये है कि नो योर सेल्फ, खुद को पहले जानिए। वैसे इसमें मैं एक लाइन ऐड कर दूं विशाल जी की अनुमति से, कि मेरा भी बहुत फेवरेट डायलॉग, मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हर चीज़ आपके लिए नहीं है। हो सकता है किसी को ट्रेडिंग बहुत फल जाए, हो सकता है किसी को 20 साल वाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फले, हो सकता है किसी को पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत फले। आपका अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज अच्छा हुआ कि विशाल जी ने हमारी बात को अपनी बात से वजन दिया, और ये बात ज़्यादा लोग मानें क्योंकि विशाल जी की बात ज़्यादा लोग सुनते हैं। विशाल जी, दूसरा पॉइंट आई थिंक बहुत वैलिड एंड वेरी कॉमन है, टू स्टार्ट अर्ली, राइट। हम लोग पावर कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं, हम वो सीखते हैं बचपन से, मैथ्स की क्लास में, हाई स्कूल में सीखते हैं, राइट, कि कंपाउंडिंग क्या होता है, बट वो लेसन वहीं रह जाता है, राइट। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला जो होता है सिंपल, हमारा जो प्रेजेंट में हमारे पास पैसा है वो किस रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो कर रहा है और कितने टाइम तक वो ग्रो कर रहा है, वो बेसिक एक फॉर्मूला होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका पैसा किस तरह से ग्रो करता है ईयर आफ्टर ईयर, राइट। हम निवेशक, एज एन इन्वेस्टर, हम लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं रिटर्न्स पे, जो बहुत जरूरी है। हमको ऑफ कोर्स पॉजिटिव रिटर्न्स कमाना है मार्केट से, राइट, बट हम जो कम महत्व देते हैं, जो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, वो है समय। हमारे पास कितना टाइम है निवेश करने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लूं, मैं जल्दी से जल्दी मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लूं, अमीर बन जाऊं एंड लाइफ सेटल हो जाएगी, लाइफ सफल हो जाएगी। बट आई थिंक जो ऐसा सोचते हैं वो ही इन्वेस्टिंग में मुंह की खाते हैं। एंड थिंक पीपल हु अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, अजूबा है दुनिया का। लेकिन जो उसको समझता है वो उससे कमा सकता है, जो उसे नहीं समझता वो उसे गंवाता है, राइट। सो पीपल हु अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आई थिंक जो जो समय की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि अच्छे बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं, राइट, कोई कोई कंपल्शन नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी, इन्वेस्टिंग जो होता है वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। सो आप जितने अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगे, जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, और मेरा एडवाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रहता है, तो आज भी मैं वही कह रहा हूँ, राइट। सो अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बेनिफिट करना चाहते हैं, which has created the best investors in the world, अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे निवेशकों को देखें, राइट, वो निवेशक 5 साल या 10 साल में नहीं बने, वो दुनिया के सबसे अच्छे निवेशक 50 साल, 60 साल, 70 साल तक इन्वेस्ट करके बने, राइट। अगर आपके पास इतना लंबा होराइजन नहीं है, एटलीस्ट आपके पास 20 साल, 25 साल है, राइट। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स 20-25 साल बाद दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग करने का क्या जरूरत है, आपको आज स्टॉक खरीद करके कल बेचने का क्या जरूरत है, राइट। स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं होता, राइट। कसिनो और स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि आप कसिनो में जितना लंबा खेलते हैं, जितना देर तक खेलते हैं, उतना हारते हैं, और स्टॉक मार्केट में आप जितना देर तक खेलते हैं उतना अपने जीतने की क्षमता बढ़ जाती है। सो नोइंग योरसेल्फ वेल and starting early, I think these two are my first two golden rules of investing. बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल क्या नए ज़माने के लड़के आ गए हैं, एक हफ्ते में बताओ डबल वाला। उन्होंने कहा भाई साहब इतना पता हो तो मैं नौकरी क्यों कर रहा होता, बिल्कुल मैं खुद ने डबल करके अपने घर में रहता। तो ये जो लोगों को पेशेंस नहीं है, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में आए हैं तो यहाँ तो बस डेली डबल होना चाहिए पैसा, क्योंकि वो किसी स्टॉक को बढ़ते हुए देखते हैं, उनको लगता है यही वाला मेरा होता तो कैसा होता। आप बताओ कैसे। हमने कहा भाई मैं इतना कैपेबल नहीं हुआ हूँ अभी कि जो मुझे पता लगे, लेकिन इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो वाकई, अगर आप थोड़ा समय दीजिए, समझिए, पहले तो ये समझ लीजिए, जो अपने को समझिए, फिर आप जाके उसको समय दीजिए, तो आप रियली गुड वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए 2 रूल्स, 10 में से 2 विशाल जी के और 2 अजय जी के। अजय जी, तीसरा और चौथा। तो अगर आप वो ग्राफिक दिखा दे तो मेरे लिए थोड़ा आसान। आप बिल्कुल थर्ड पॉइंट का ग्राफिक दिखाइए अजय जी के, थर्ड पॉइंट का। ये क्या है? नाना कोरोबी हैं। अभी तो खंडेलवाल जी ने धैर्य की बात करी, ये मेरे जापान के बॉस ने मुझे सिखाया था। एक पीरियड था 2006 से 2008, जब बहुत मुश्किल समय था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी और शेयर चल नहीं रहे थे, हमारे इन्वेस्टमेंट चल नहीं रहे थे। तब उन्होंने बताया कि जापान की एक कहावत है, नाना कोरोबी या ओकी, यानी कि मैं 7 बार गिरूंगा लेकिन 8 बार खड़े होऊंगा, और जब 8वीं बार खड़े होऊंगा फिर नहीं गिरूंगा। यानी कि ग्रिट चाहिए। और आज रामनवमी है, भगवान राम ने भी वनवास किया था,
राइट। पांडवों ने अज्ञातवास किया था, तो हमारा भी वनवास होता है, हमारा भी अज्ञातवास होता है, हमारी भी मुश्किल आती है, सबकी आती है। और इन्वेस्टिंग आसान नहीं होता है। कई बार ऐसे पीरियड्स आते हैं जब पैसे नहीं बनते हैं, शेयर्स नहीं चलते हैं, हमारी थीसिस नहीं चलती है। उस वक्त जैसा उन्होंने कहा ना, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त आपको सेल्फ बिलीव चाहिए, धैर्य चाहिए और ये संयम चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अगर कल बेटर होगा, कंपनियाँ अच्छी कर रही हैं, आपकी थीसिस आ जाती है, इसलिए गिव अप नहीं मारना है, लगे रहना है, 7 बार गिरना है लेकिन 8वीं बार खड़ा होना है। और ये ज़िंदगी में भी चाहिए हमें, नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग में। पर्सनल जब मैं किताब लिखना चाहता हूँ, बिल्कुल। लोग कहते हैं मार्केट बहुत कैपिटलिस्ट है, मैं इसका एकदम उल्टी एंटीथीसिस है मेरी। बताइए। मार्केट से बड़ा कोई समाजवादी नहीं है, आई कैन प्रूव इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेल सेड। उधर नीरज गलती करे या अजय जी करें या विशाल जी करें, पनिशमेंट मिलना तय है। आप चाहे जितने बड़े हों और आप चाहे जितने छोटे हों, आपका सही डिसीजन है तो रिवार्ड आपको मिलेगा। तो इस समाजवाद में यही होता है ना, इक्वालिटी, इक्विटी। उसमें कोई ये नहीं चलता कि वो बड़े वाले लोग हैं तो उनका ठीक चलेगा। बिल्कुल। तो एक तो ये है, और दूसरा आपने कहा ना कि गिरते हैं शायद सवारी मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो आप अगर लगातार कोशिश करेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, विशाल जी आप भी वैलिडेट करिएगा, ये जो पहले वाले पॉइंट हैं इनके बिना पे ये पॉइंट खड़े हो रहे हैं जी। आशावादी हैं आप, खुद को समझ रहे हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ रहे हैं, धैर्य है, तो एक दूसरे के ऊपर ये बिल्ट हो रहे हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि अगर एक बूंद पानी रोज गिराया जाए और उसको 100% की कंपाउंडिंग दी जाए तो फुटबॉल के मैदान में बाढ़ आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी 30 दिन में। बिल्कुल, है ना। हिमालय आपके सामने है, 2 से 4 मिलीमीटर बढ़ता है। हाँ। और अगर करोड़ों साल तक बढ़े तो 9 किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ बन सकता है। तो अगर छोटा ग्रोथ भी हर साल हो तो हिमालय का पहाड़ खड़ा हो गया जी। एग्जैक्टली। चौथा पॉइंट है कि मेरे ख्याल से वो सेल्फ बिलीफ है। यस, राइट, स्वाभिमान। हाँ, तो अब स्वाभिमान और अभिमान में थोड़ी सी डिफरेंस होती है। मेरी बिलीफ है कि स्वाभिमान बहुत जरूरी है, अपने आप पे, अपनी कंपनियों पे, अपने देश पे, दुनिया पे। और गलतियां हम तब करते हैं जब हमारा स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है कि मैं ही हूं, ये मैंने शेयर खरीदा, बहुत पैसे बने, अगली बार और डबल खरीदूंगा, मेरे से बेहतर कोई है नहीं दुनिया में। और वहीं से गलतियां शुरू होती है। उस पॉइंट पे मैं आऊंगा। लेकिन स्वाभिमानी होना बहुत जरूरी है, एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज कंपनीज, एज सीईओ। मैंने ये कंपनी खरीदी, अब ये खराब तो हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती, है ना। मैंने ट्रेड लिया है, ट्रेडर्स के लिए भी है, जो ट्रेडर देख रहे हैं वो भी सीखें कि मैंने ट्रेड लिया, ये गलत कैसे हो सकता है, इसको तो मैं सही करके रहूंगा, क्योंकि मैं हूं, मैंने लिया है, रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा मैं, और इसको मैं सही करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। हाँ। वहां पे अभिमान आ गलती हुई है। और मैंने पिछले 20-30 सालों में लोगों को जो देखा है, और 23 साल से मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ मेरी जहां गलतियां हुई हैं वहां ये स्वाभिमान की लाइन जहां अभिमान में बदली है, वहीं से पतन शुरू हुआ है, या जो भी शुरू। एक्चुअली मार्केट इज सुप्रीम। बिल्कुल। आपको ईगो नहीं रखना, मार्केट से लड़ नहीं पाओगे, आप हार जाओगे। तो मार्केट के सामने आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, अच्छे चीज़ें चुनिए, लेकिन ये नहीं कि मैंने ये वाला ले लिया है स्टॉक तो अब ये तो चल के रहेगा, कुछ भी हो जाए। नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। मार्केट पूरा आपको सिखा देता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, सेल्फ बिलीफ, स्वाभिमान होना चाहिए आपको। आशावादी भी रहिए, स्वाभिमान भी रहिए, अपने आप को समझिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए। ये सब एक दूसरे के ऊपर बिल्ट हो रहे हैं। तो हमने अभी आपके 4 पॉइंट समझ लिए। अब विशाल जी के पास चलते हैं। विशाल जी, 3rd and 4th। तो अश्विन जी, अगेन मेरा जो 3rd पॉइंट है वो कनेक्टेड है अजय जी ने जो कहा, आशावादी रहिए, राइट। डिस्पाइट आप समझते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, आपको आशावादी रहना है, राइट। तो उन्होंने बहुत अच्छी जो कहावत कही जापानीज की, अगर आप 7 बार गिरे 8वीं बार उठे। मेरा एक थोड़ा डिफरेंट एंगल है उसको देखने का, और ये एंगल एक्चुअली बहुत रिसेंटली मैंने सीखा, मतलब आफ्टर सम डीप थॉट। इसमें अगर जैसे कहा गया है कि आप 7 बार गिरे और 8 बार उठें, राइट। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, अगर आप 7 बार गिरेंगे तो आप 7 बार ही उठेंगे, राइट। सो 8वीं बार कब उठेंगे? 8वीं बार आप गिरने के बाद नहीं उठेंगे, 8वीं बार आप सबसे पहली बार उठेंगे, जब आपको पता है कि आप 7 बार गिरने वाले हैं और आपको 7 बार उठना है। सो जो 8th जो फॉल है वो एक्चुअली सबसे स्टार्टिंग टाइम है, सबसे स्टार्टिंग मोमेंट है जब आप एक्चुअली खड़े होते हैं, ये जानते हुए कि मार्केट में रिस्क है, मार्केट में मार्केट साइकिल्स हैं, पैसा गंवा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, राइट। लॉन्ग टर्म में भी कुछ लोग पैसा गंवा सकते हैं, रिस्क है मार्केट में। उसको जानने के बावजूद मुझे रिस्क लेना है, बिकॉज आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन इंडिया, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पावर ऑफ इक्विटीज,
पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आई एम ऑप्टिमिस्टिक, राइट। सो ये जानते हुए आशावादी रहना, जितनी बार भी गिरे उतनी बार उठना बहुत जरूरी है, राइट। बट इससे कनेक्टेड जो मेरा लेसन है वो है कि हम लोग रिस्क की बात करते हैं, राइट। इन्वेस्टिंग में रिस्क की बात क्या होती है? इन्वेस्टिंग में लोग रिस्क को समझते हैं स्टॉक प्राइजेस मूविंग अप एंड डाउन, वॉलेटिलिटी, राइट, जो हमको सिखाया जाता है एमबीए में भी कि स्टॉक प्राइस जो होता है वॉलेटिलिटी, दैट इज द रियल रिस्क फॉर इन्वेस्टिंग। मेरा ख्याल है कि रियल रिस्क इन्वेस्टिंग में वॉलेटिलिटी या फिर स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे जाना नहीं होता है। इन्वेस्टिंग का रियल रिस्क होता है कि आपका स्टॉक प्राइस या आपका बिजनेस नीचे जाए और कभी वापस ना उठे, राइट, विच सिंपली मीन्स परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, राइट। अगर आप ये सोच के मार्केट में उतरेंगे कि मैं अगर गलत डिसीजन लूंगा तो आई कैन लूज माई मनी परमानेंटली, राइट, आप बहुत अवेयर रहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर हैं, उनका एक बहुत फेमस कोट है। वो कहते हैं, ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नॉट गो देयर, राइट। इसका सिंपल मतलब है, अगर मुझे पता है कि कहाँ मैं मेरी जमा पूंजी खत्म हो सकती है, कहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है, कहाँ मेरा कैपिटल डिस्ट्रॉय हो सकता है, कहाँ मैं एज एन इन्वेस्टर डिस्ट्रॉय हो सकता हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, राइट। सो ये पता रहते हुए ऑप्टिमिस्टिक रहना एंड मार्केट में इन्वेस्ट करना, रिस्क को समझ के, रिस्क अगेन परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, नॉट स्टॉक प्राइसेस मूविंग अप एंड डाउन, राइट। आई थिंक ये है बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल मेरा। सो ये तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है। चौथा इंपॉर्टेंट रूल है टाइमिंग द मार्केट, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो हम लोग बहुत टाइम जो खासकर नए निवेशक होते हैं वो सोचते हैं कि अभी मार्केट रिस्की है, जब मार्केट नीचे आएगा या जब स्टॉक प्राइसेस अट्रैक्टिव होंगे तब मैं मार्केट में पैसा डालूंगा, राइट। या फिर लोग ऐसा सोचते हैं, जो ऑलरेडी निवेशक है वो पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से क्योंकि सब जगह कंसर्न्स होती हैं, राइट। वो सोचते हैं कि जब मार्केट क्रैश होगा तब मैं वापस से पैसा डालूंगा, राइट। सो टाइमिंग द मार्केट कोई कर नहीं सकता, आप परफेक्ट टाइम नहीं ढूंढ सकते। अगर आप हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक देखेंगे अगले पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, अगर आप मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट 10 दिन या 15 दिन मिस करेंगे तो आपका रिटर्न बहुत कम हो सकता है, राइट। सो आपको मार्केट में हमेशा बने रहना है, अच्छे इन बिजनेसेस में बने रहना है, राइट, रादर देन थिंकिंग कि आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टाइमिंग द मार्केट, एकदम राइट टाइम पे मैं एंट्री करूंगा, एकदम राइट टाइम पे एग्जिट करूंगा, वो किसी के बस में नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इवन बेस्ट इन्वेस्टर्स विल नॉट टाइम द मार्केट। आप हमेशा मार्केट में बने रहिए अच्छे स्टॉक्स के साथ, तो आई थिंक दैट इज द वे टू कंपाउंड कैपिटल। ओके, अच्छा विशाल जी, इस पे विद्वानों के बीच में कई बार डिबेट होती है टाइमिंग को लेकर के, कि कुछ लोग कहते हैं कि यार कुछ तो टाइम किया जा सकता है मार्केट को, कुछ लोग कहते हैं नहीं टाइम इम्पॉसिबल है करना। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही हुई कि एक बेस्ट डे और एक वर्स्ट डे ये उस साइकिल के अंदर है, तो अगर आपने बेस्ट डे मिस कर दिया तो आपका रिटर्न आधे से भी कम हो सकता है ना। तो इसलिए टाइम करना, आप इसको कुछ ऐड करना चाहते हैं नहीं। टाइमिंग पे? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए खैर, इसमें हम लोग किसी दिन और एक अलग से चर्चा करेंगे कि व्हाई नॉट टू टाइम द मार्केट एंड इफ यू कैन हाउ टू टाइम द मार्केट। ये एक बहुत अलग डिबेटेबल है, आज इस पर नहीं जाते। आज तो हम लोग अपने 10 सूत्र पे रहते। तो 4 सूत्र हो गए विशाल जी के और 4 सूत्र हो गए अजय जी के। पांचवा जी, पांचवा तो अगेन मैं इंडियन माइथोलॉजी से बहुत रिलेट करता हूँ, गीता, महाभारत, रामायण से। तो पांचवा रूल तो मेरा बहुत सिंपल है कि चोरों से काम कभी नहीं करना है, चाहे 1 रुपया कम बने। और मेरा फिल्टर पांडव रहता है। पांडवों में सबसे बड़ी थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब ही इंटेग्रिटी। मेरा किसी भी कंपनी में जो छलनी होती है ना, जिसमें से चीज़ निकल के आती है, पहली मेरी फिल्टर मैकेनिज्म है युधिष्ठिर। अगर मुझे मालूम है कि ये कंपनी की इंटेग्रिटी इशू है, अकाउंटिंग इशू है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, मेरा 2 रुपया ज़्यादा बन जाए, मैं उस गली की तरफ देखता भी नहीं हूँ। फर्स्ट फिल्टर इज ईमानदारी, सच्चाई, ट्रस्ट। वो हो जाता है, फिर भीम, स्ट्रॉन्ग कंपनीज, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, फिर अर्जुन, फोकस, मछली की आंख दिख रही है और कुछ नहीं है। तो हम टिपिकली जब इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी, एक मैनेजमेंट 24 घंटा एक ही चीज़ करता है, हम इसलिए कंग्लोमरेट जिसके 15-20 धंधे हैं उन कंपनियों में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अर्जुन की तरफ फोकस, क्योंकि एक व्यापार बनाना इतना मुश्किल होता है, 5 व्यापार आप कैसे बनाएंगे। फिर आता है नकुल और सहदेव। नकुल इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ब्रांड्स। आपने सुना होगा हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, मैं टेक्निकल में जाऊंगा ही नहीं। अच्छे ब्रांड्स जो आपको हर जगह दिखते हैं, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, वो है नकुल। और फाइनली सहदेव सहनशील, यू नो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वेस्टर्स की सुनना, कस्टमर्स की सुनना,
अच्छे एम्प्लॉयज रखना। तो ये 5 फिल्टर हैं, यही मेरा 5वां इज पांडव, बट पहला है युधिष्ठिर। टॉप क्वालिटी Integrity. मैनेजमेंट, यस, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज उसमें नहीं हो सकता। बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं। इंटीग्रिटी नंबर 1, यस, 24 कैरेट। बस फिर दूसरा है भीम की तरह कंपनी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दम होना चाहिए कि कोरोना झेल जाएगा, बिल्कुल। है ना। फिर तीसरा अर्जुन, फोकस्ड मैनेजमेंट, करना क्या है लाइफ में, कंपनी किधर ले जानी है ये पता होना चाहिए। तो वो उसको मैं टेक्निकल टर्म में कि स्केल अप कितना हो सकता है, कितना करना है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छा मैं एक हमेशा उदाहरण देता हूँ कि हमारे मुंबई में एक बहुत अच्छी वड़ा पाव की दुकान है वर्ली में, बहुत अच्छा वड़ा पाव उसका है, लेकिन वो बेचारा स्केल अप नहीं कर सकता, तो वो अपनी दुनिया में ही वहीं घूम फिर के रह गया। तो अगर स्केलेबिलिटी नहीं है बिजनेस बहुत अच्छा, तो क्या करूं मैं उसको बढ़ ही नहीं सकता आगे। तो इसलिए आपका फोकस होना चाहिए। और फिर ब्यूटी यानी ब्रांड्स, पुश फैक्टर नहीं होना चाहिए, पुल फैक्टर होना चाहिए। बिल्कुल, लोग देख के कहें अरे यही वाला लेना है मेरे को ना, ये वाला गुच्ची का ही बैग लेना है मेरे को, है ना। और टॉलरेंस, कि अगर कंपनी की एजीएम में किसी ने टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो गुस्सा नहीं होने का, बिल्कुल, उसको रिसीव करना, सुनने का। तो ये 5th पॉइंट में पांडव होना चाहिए। 6वां पॉइंट है ये प्रोबेबली आज की, अगर आप ग्राफिक दिखाते तो मैं इस ग्राफिक पे बात करना चाहूँगा। यस, अगर पॉइंट दिखाइए। यस, आप कुछ भी करते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं या कोई रिलेशनशिप है, 4 ही चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा मुनाफा, लार्ज प्रॉफिट, छोटा मुनाफा, छोटा लॉस और लार्ज लॉस। अगर अगले 20-30 साल जो आपको निवेश करना है, आप सिर्फ लार्ज लॉस अवॉइड करिए। और रिलेशनशिप्स में भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहिए। और इसमें 2 चीज़ है, सिर्फ पैसे का लार्ज लॉस नहीं, मानसिकता का भी लार्ज लॉस नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ लार्ज लॉस ऑफ माइंड एंड मनी, कि मैं एक लेवरेज लेके, उधार लेके शेयर खरीद लिया, 60-70% प्राइस गिर गई, मैं इतना डिप्रेस हो जाता हूं कि मैं दोबारा खड़ा ही नहीं हो सकता लाइफ में। और व्यापार में भी होता है। और मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं, मैं कलकत्ते में था, एक इंदौर से हमारे मित्र आए हुए थे, बहुत अच्छा उनका छोटा सा पैकेजिंग का व्यापार है, 40-50 लाख रुपए की सेविंग है। अब देख रहे हैं कि ईर्ष्या है, लालच है। शेयर बाजार में क्या ईर्ष्या लालच हमको पहुंचा देता है कबूतरों की तरह। तो आ गए, उन्होंने 5 शेयर खरीदे, जिसमें एक शेयर 30 लाख का रुपया लिया है और बाकी 4-4, 5-5 लाख के। और वो शेयर 50% डाउन, आज तक शेयर बाजार में नहीं किया है। पूरी पूंजी, क्यों? कि भैया लोग पैसा बना रहे हैं, मैं भी बना लूं। और उनको जो लार्ज लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट सदमा पहुंचा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं टेक्निकल टर्म में कहूँ तो एलोकेशन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका गलत एलोकेशन एक बार हो गया तो भाई उठ नहीं पाओगे दोबारा। और एलोकेशन अगर आपने सही से कर लिया तो वेल्थ बनने को रोक नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो अगर आप अगले 20-30 साल से ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखें, थोड़ा लॉस होगा, जैसे विशाल जी ने कहा कि थोड़ी परमानेंट लॉस नहीं होना चाहिए, थोड़ा मुनाफा होगा, कभी कभी बहुत मुनाफा भी होगा, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेना, ज़बरदस्ती रिस्क लेना, ज़्यादा ईर्ष्या से ज़्यादा लालच करना, इसी से गलतियां होती है, यहीं अभिमान भी आता है। तो जो ग्रीड एंड फियर की एक रिपोर्ट आती थी क्रिस वुड, एजेंसी आपकी, यस, वो आज वो जेफरीज के साथ हैं, कमाल है। क्रिस वुड, उनके साथ मैंने खुद पर्सनली काम किया है। क्रिस वुड के साथ बहुत ज्ञान, मतलब कमाल के इंसान है, एक्चुअली कमाल के इंसान। जो लोग पढ़ते होंगे वो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आती थी ग्रीड एंड फियर की जी। पहले सीएलएसएस की तरफ से आती थी, अब वो जेफरीज से आती है, क्योंकि वो सज्जन जैसी। और अजय जी पहले, उनका नाम है क्रिस वुड। उनको जो दुनिया का जो ज्ञान है ना, जैसे मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, आपके एक ग्राफिक भी है कि वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को, क्रिस वुड जितना दुनिया को जानते हैं, इसलिए वो भारत को मेरे से शायद बेहतर जानते हैं। ये अभी रुक जाइए। अच्छा, मैं इस पे आते हैं। हाँ, ये सीरियस पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले विशाल जी की बात चलते हैं। विशाल जी, 5th एंड 6th। तो 5th पॉइंट नीरज जी मेरा जो है वो एलोकेशन से रिलेटेड है, विच इज डाइवर्सिफिकेशन। ओके, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग जब इन्वेस्टमेंट में शुरुआत करते हैं तो बहुत लोग कंसंट्रेशन में बिलीव करते हैं, क्योंकि ये सिखाया जाता है कि आप कंसंट्रेशन से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कम स्टॉक्स हो, हर स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो हम ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और अजय जी ने जैसे अपने मित्र की कहानी सुनाई, उन्होंने एक स्टॉक में 30 लाख डाला था और वो स्टॉक आधा हो गया। दैट वाज कंसंट्रेशन, राइट, विच इज अ वेरी रिस्की थिंग ज्यादातर निवेशकों के लिए। अनलेस आप बहुत प्रोफेशनल निवेशक हो एंड आपको सब पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिजनेसेस के बारे में काफी डिटेल्ड पता है, तब आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन जो
जनरली इन्वेस्टर्स के लिए होता है, वो एक एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए होता है। नाउ इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन को भी हम लोग एक बहुत दूर तक ले जाते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जनरली 10 या 15 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में फॉर एग्जाम्पल हो, 2 या 3 या 5 म्यूचुअल फंड्स हो। हमारे पास होते हैं 50 स्टॉक्स, हमारे पास होते हैं 15 म्यूचुअल फंड्स, हमारे पास होते हैं 10 एंडाउमेंट पॉलिसीज है, मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ये सब क्योंकि हमको बेचा जाता है। राइट, इन फाइनेंस इज नॉट अ सेलर, इज नॉट अ बायर्स मार्केट, इज अ सेलर्स मार्केट। राइट, जो हमको बेचा जाता है, और क्योंकि हम समझते नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छे रिटर्न के लालच में आ जाते हैं, क्योंकि एवरी स्टॉक, एवरी म्यूचुअल फंड, एवरी बैड इंश्योरेंस हमको बेचा जाता है अच्छे रिटर्न का गारंटी देकर। और क्योंकि हम ज्यादातर लिटरेट नहीं होते फाइनेंस में, राइट, हम वो रिस्क लेते हैं, हम लोग बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो पीटर लिंच जो है एक ग्रेट इन्वेस्टर थे अमेरिका में, एंड उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था डाइवर्सिफाई, DIVORWORCE, राइट, नॉट डाइवर्सिफाई। तो डाइवर्सिफाई सिंपली मीन्स अगर आप डाइवर्सिफिकेशन को एक्सेस में ले जाते हैं तो आप अपना एक बहुत खराब पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। राइट, सो डाइवर्सिफिकेशन, टू मच डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक इज अ वेरी बैड थिंग। राइट, क्योंकि आज ट्रेडिंग का जीरो कॉस्ट होता है, हम लोग नो कमीशन पे हम लोग स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो बहुत लोग उस चीज को बहुत एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। राइट, आज खरीदते हैं कल बेचते हैं, धीरे धीरे करके पता चलता है कि आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है, 30 स्टॉक है, 50 स्टॉक है, और जो मेजोरिटी स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो का आधा परसेंट है, 1% है, 2% है। राइट, उसको रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप उस कंपनी में 5% या 10% तक निवेश नहीं कर सकते, और वो स्टॉक अगर मल्टी बैगर भी होता है, तो आपके पोर्टफोलियो में कोई असर नहीं होने वाला है। राइट, सो अगर आप रियली स्टॉक से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। राइट, 10 से 15 मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ लोगों को, 10 से 15 स्टॉक्स, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा हम बिजनेस समझ नहीं सकते। राइट, एक लाइफ टाइम में 3 या 5 म्यूचुअल फंड्स, दैट्स इट, एक टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस, थोड़ा सा इमरजेंसी फंड, दैट इज ऑल यू नीड फॉर अ गुड फाइनेंशियल प्लान। राइट, सो दैट इज माई फिफ्थ गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफाई बट डोंट डाइवर्सिफाई। राइट, छठा जो मेरा गोल्डन रूल है और मेरा रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ इन्वेस्टिंग में, वो है हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं, जो जिसका मतलब होता है कि 1% रिटर्न या 10% रिटर्न या 15-20% रिटर्न अगर हम हर साल कमाते हैं, तो हम अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउन साइड हम लोग भूल जाते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू हम रिटर्न में ऐड कर रहे हैं वो है कॉस्ट। राइट, हम कितना ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, हम कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा डाल रहे हैं रिसर्च रिपोर्ट्स में, PMS में पैसा हम डाल रहे हैं, फीस दे रहे हैं। सो अगर हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं इन्वेस्टिंग के, और हम सिर्फ रिटर्न पे ध्यान देते हैं, तो हर 1% कॉस्ट जो हम बढ़ा रहे हैं, हर आधा परसेंट जो कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं, वो आपके रिटर्न को नेट बेसिस पे कम करता जाता है। और जैसे पॉजिटिव रिटर्न आपके पैसे को कंपाउंडिंग की तरह ऊपर लेके जा सकता है, वैसे ही वो जो कॉस्ट आप बढ़ा रहे हैं वो धीरे धीरे उस पैसे को ग्रो करने नहीं देता है। राइट, सो कंट्रोलिंग कॉस्ट, नोइंग योर कॉस्ट, एंड कॉस्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होता है। आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए या पैसा बटोरने के लिए या वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, राइट, वो एक बहुत बड़ा इनटैंजिबल कॉस्ट है जो लोग भूल जाते हैं। राइट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस। राइट, सो रिटर्न अपॉन स्ट्रेस, सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो उस वैल्यू को कैसे बढ़ाना है, उस वैल्यू को या तो बढ़ाना है कि आप जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला वैल्यू है विच इज रिटर्न, उस पर फोकस करें और वो उसको बढ़ाते रहें। राइट, और आपका स्ट्रेस चेंज नहीं हो तो वो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। राइट, उसका दूसरा वे है उस वैल्यू को बढ़ाने का, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। और अगर आपका रिटर्न एक स्टेबल रिटर्न भी है, 15 से 18% रिटर्न कमा रहे हैं, बट आप बिना स्ट्रेस लिए रिटर्न कमा रहे हैं, तो भी आपका रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो हम लोग सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं, हम लोग स्ट्रेस को भूल जाते हैं, विच इज अ ग्रेट कॉस्ट टू बीइंग एन इन्वेस्टर। सो अगर हम अपने कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट को भी समझें, जो समय हम स्टॉक्स में डाल रहे हैं अपनी हेल्थ को छोड़कर, जो समय हम स्टॉक्स का पैसा कमाने या पैसा बढ़ाने में लगा रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ के, राइट, सो आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं अपने लिस्ट में गोल्डन रूल समझता हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट दैट यू पे टू अर्न द रिटर्न्स दैट यू मेक। राइट, सो कंट्रोल योर कॉस्ट, एंड इफ यू कैन अर्न डिसेंट रिटर्न्स विदाउट मच स्ट्रेस, आई थिंक जिंदगी सफल है। नहीं, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ विशाल जी। आपने जो बातें कही ना, इसको दो उदाहरण से मैं रखता हूँ, लोग और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मेरे एक जानने वाला था लड़का, उसने कहा कि मैंने एक शुगर का शेयर खरीदा है और वो 3 गुना हो गया है। अच्छा। बहुत कम समय में, 1-1.5-2 महीने में। मैंने कहा तुमने तो मतलब छाप दिया पैसे। कितने शेयर लिए थे? मतलब 5।
साइजिंग। मैंने उससे उससे कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ये लेसन है, ये केस ऑफ एलोकेशन है। दूसरा जो आप अपने भी कहा कि नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट, विशाल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग समझते नहीं हैं। आप अपनी नींद खराब करते हैं, आप अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेते हैं, आपको बीपी हो सकता है, आप दिन भर स्क्रीन पे चिपके रहते हैं, आप इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, 10 लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, आपने अपनी ऐसी तैसी कर दी है। तो उसके एवज में अगर आपको ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल रिटर्न मिल भी गया तो वो डॉक्टर साहब के पास जाएगा। इसलिए नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट को भी कम करना है। रात में अगर आप सोइए और आपको ये सपने ना आए कि मेरा वाला स्टॉक आज कल सुबह कैसा परफॉर्म करेगा, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। फाइनेंशियल कॉस्ट तो डेफिनेटली आप कम करेंगे, नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट भी आपको बहुत ज़रूरी कम करें। पीस ऑफ माइंड इज अल्टीमेट गोल। पैसा कमा के करोगे क्या, शांति नहीं जीवन में। तो ये हो गए 6 गोल्डन रूल्स हमारे दोनों विद्वानों के। अब मैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, तुरंत वापस आएंगे तो अभी 4 और ये लाइफ लेसन्स हैं आपके लिए, आप इसको अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के लिए नहीं है, पर्सनल लाइफ में आप सोच के देखिए कि सारे पॉइंट आपके इसमें कैसे फिट बैठते हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। फिर से स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा के स्पेशल शो में, जिसको हम कह रहे हैं 10 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इस शो को सेव करके रख लीजिएगा, दोबारा शायद आपको ऐसे बातें दोबारा कहीं और सुनने को ना मिले एक साथ, क्योंकि 2 हमारे पास बेस्ट एजुकेटर बैठे हुए हैं जो हमें सिखा रहे हैं। 6 पॉइंट तो हमने के गोल्डन रूल्स सीख लिए, लोगों ने नोट भी कर लिए, फ़ोटो भी खींच ली होगी। आजकल हम लोग कहते हैं कि यार लिखो मत, फ़ोटो खींच लो ना कैमरे से स्क्रीन की। तो अब बात है 7 और 8 नंबर क्या है। देखिए 7वां मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि विशाल जी ने जो कंसंट्रेशन की बात करी है ये उसी से रिलेटेड है, और ये है अभिमान का प्रॉब्लम। ये 3 ग्राफिक मैंने बनाए हैं। पहला जो पाई चार्ट है लेफ्ट में, आप देखिए, आपके पास लेट्स अज्यूम 10 शेयर हैं, एक शेयर में आपने 40% पैसा डाल दिया जो लाल वाला है। अब आप जब रिसर्च करते हैं उस पर आपने इतना पैसा डाल रखा है कि रिसर्च उसका टाइम 70 से 80% ले लेता है। आमतौर पे आपके पास 10 शेयर हैं तो 10% टाइम आप हर शेयर को देना चाहेंगे, लेकिन एक शेयर में आप बहुत कॉन्सेंट्रेट जब कर लेते हैं, तो जो आपके पोर्टफोलियो में आप जब रिसर्च करते हैं ना, तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लेता है वही शेयर। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क। तो रोता वो जो शेयर है ना, मम्मी उसी को दूध पिलाएगी। लेकिन अब क्या होता है कि इमोशन शेयर की जो आपने बात करी, जो विशाल जी ने बात करी कि सोना अच्छे से है, रिटर्न ऑन स्ट्रेस, कमाल का, विशाल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, रिटर्न ऑन स्ट्रेस ही मैं सोचूंगा। आपने कहा यार आज मैं 3 इडियट्स देखने जा रहा हूँ, वहाँ एक सीन चल रही है और सोच में उस शेयर के बारे में रहा हूँ जहाँ मैंने 30 लाख रुपए डाल दिए हैं। करेक्ट। एंड दिस इज वेयर इमोशन का लार्ज लॉस होता है। सो देयरफॉर एक डिसिप्लिन बनानी चाहिए। जो हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं ना, हम कह देते हैं अगर 20 शेयर लूंगा ना, किसी भी शेयर में 10% से ज़्यादा पोर्टफोलियो का नहीं रखूंगा। अपने प्रिंसिपल बना लेना चाहिए, और जहां वो प्रिंसिपल ब्रेक होता है आपको वो शेयर बेच देना चाहिए। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, ये रियल फंड्स का एग्जाम्पल है, कोई भी बनावटी नहीं है। ये मैंने देखा है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो बड़े बड़े फंड्स चलाते हैं। और पतन जो होता है ना इन्वेस्टर का, यहीं से शुरू होता है। हेवी कंसंट्रेशन और हेवी अभिमान कि मैंने लिया है। आप ये कह रहे हैं इस शो को करने के लिए जितना इमोशनल एंगेजमेंट हमारा था, मेरे प्रोड्यूसर साहब से पूछे, अभी आपकी मुलाकात हुई थी, हम लोग वीकेंड में यही सोच रहे थे कि उनके ग्राफिक आ जाएं तो ऐसे बनाएंगे, शो की डिज़ाइन ऐसे करेंगे। अब पूरा वीकेंड हम लोग इसी में एंगेज थे। मैं एक सीरीज देख रहा था, फॉडा सीजन 4। हाँ। उसमें भी मेरे दिमाग में बीच चल रहा था यार कि वो ग्राफिक आए कि नहीं आए। मैंने इनको फ़ोन भी किया। तो ये इमोशनल एंगेजमेंट कई बार पॉजिटिव होता है। ये तो मेरे लिए पॉजिटिव था, क्योंकि ये शो मैं बहुत दिल से बनाना चाहता था लोगों के लिए। तो ये एंगेजमेंट अगर नेगेटिव साइड में हो जाता, मान लीजिए कोई ऑफिस का स्ट्रेस होता मेरे दिमाग में कि मैं घर पे बैठा हूँ लेकिन सैटरडे संडे वो स्ट्रेस दिमाग में चल रहा है, तो वो नेगेटिव में जाएगा। बिल्कुल, उससे बचना, नेगेटिव स्ट्रेस से बचना है। यस। और कंसंट्रेशन से जो विशाल ने कमाल की बात करी, स्ट्रेस आता ही है, वो मैनेज करना मुश्किल होता है। ओके, ठीक है। और 8वां में मुझे ग्राफिक दिखा दीजिए तो मैं फिर बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हाँ, 1 मिनट, ये तो बड़ा गजब को लिखा हुआ है, कबूतर से गरुड़ बनो, वो क्या जाने भारत को जो जाने सिर्फ भारत को। तो देखिए, ये रुडयार्ड किपलिंग ने 100 साल पहले इंग्लिश में कहा था, व्हाट डज ही नो ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड ओनली नोज। इसका मैंने हिंदी एक अनुवाद किया है, मतलब चुराया ही है, बट यहाँ ये में शून्य ओरिजिनल है, शून्य ओरिजिनल वो हमारा है, बाकी सब चोरी है। 26 लेटर है अंग्रेजी के, उसी में मिला जुला सब लिखते रहते हैं। बताते मैंने ओरिजिनल किताब लिखी है। विशाल जी ने आइंस्टाइन जी को कोट किया। आइंस्टाइन जी ने कहा था ना कि यू आर क्रिएटिव एज लॉन्ग एज आई डोंट नो योर सोर्स।
एक्चुअली आप क्रिएटिव तब तक है जब तक मालूम नहीं आपने कहाँ से चुराया है। एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट, सो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुएं के मेढक आप सिर्फ भारत को जानते हैं ना, आप कुछ नहीं जानते हैं। करेक्ट। और इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर मैं कबूतरों को देखा होगा, हम नानी जी के घर जाते थे, छत पे हम दाने डालते थे, पहले एक आता था, फिर दूसरा दिखता था, लालच कर रहा है, ईर्ष्या से मैं भी पहुंच जाता, धीरे धीरे कबूतर आते थे एक एक करके, एक बिल्ली आई सारे एक साथ उड़ जाते थे। करेक्ट। शेयर बाजार में भी यही होता है, आते सब धीरे धीरे हैं, उड़ते एक एक साथ। टिप आई तो सब ठीक सब है? पे फैल हाँ, गई, बस। सबने ले लिया। तो शेयर चढ़ता सीढ़ी से है धीरे धीरे, उतरता लिफ्ट से है, सारे एक साथ उतरना चाहते हैं। हाँ, राइट। जब मैं कह रहा हूं कि गरुड़ बनना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। अगर भारत को समझना है, अगर आपको वोल्टास का एसी समझना है, तो आपको डाइकिन को समझना पड़ेगा, आपको चाइना के ग्री को समझना पड़ेगा, आपको सबको समझना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर बेटर इन्वेस्टर बनना है, कुएं का मेढक होकर सिर्फ भारत 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 नहीं, दुनिया समझिए, बाहर क्या हो रहा है समझिए, कंपनियों के बारे में पढ़िए, और कबूतर से गरुड़ बनिए। गरुड़ ऊपर उड़ रहा है, उसको सारी छतें दिख रही हैं, उसको मालूम है इस छत पे कबूतर भरे हैं, वो छत खाली है, मैं वहां जाके दाना चुगूंगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप विद्वानों के सामने मैं अपने 2 सेंट रखूँ इसमें? प्लीज, आप तो कमाल की कहानियां सुना रहे हैं। मेरा मानना ये है, आप विशाल जी आप लोग चाहे तो इसको बिल्कुल मेरे को करेक्ट कर दीजिए। मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर बनना चाहता है, अच्छी इन्वेस्टिंग करना चाहता है, उसको बहुत लॉन्ग टर्म के चार्ट पढ़ने चाहिए, उसको इकोनॉमिस्ट की सुननी चाहिए, ना कि बहुत ट्रेडरों की या स्विंग वाले जो डेली हर 3 महीने में एक रिपोर्ट निकालते हैं। क्योंकि जब आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझ लेते हैं तो बीच में वो आरे की धार की तरह जिग-जैग होता रहता है, उस पर मत फंसिए। आप एक ट्रेंड पकड़िए कि अगर ये आपको लग रहा है कि क्रूड ऑयल यहाँ से अगले 10 साल में कहाँ जाने वाला है, तो उसको समझ के आप फिर इन्वेस्टिंग करें। तो हमने इसको एक डिवाइस का छोटा फार्मूला बनाया कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इकोनॉमिस्ट की सुनिए, आप स्विंग ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप अखबार पढ़िए, और आप प्योर ट्रेडर हैं तो आप चार्ट देखिए, टेक्निकल वाला, मिनट टू मिनट वाला चार्ट देखिए। सही है कि गलत है? देखिए, मुझे ट्रेडिंग और ये सब मैं कर नहीं पाता ये हूं, मैंने तो मैं इस पे तीन तरह के जो प्राणी होते हैं मार्केट में, उनके लिए मैंने सोचा था कि यार ऐसे बताना चाहिए उनको। विशाल, ये सही है कि गलत? कुछ हद तक सही है। कुछ हद तक, कुछ हद तक। थोड़ा तो वैलिडेशन मिला। वेरी नाइस आंसर मेरा विशाल जी। नहीं, मेरा ये मानना है, सुनो सबकी, करो मन करो की। मन की, करेक्ट। राइट, और करो मन की करने से पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, बट सुनना सबका है, करेक्ट। ताकि कंफर्मेशन बायस नहीं आए कि मैं ही सही हूँ। तो सर, एरोगेंस जो अजय जी ने बात की थी। विशाल जी, 7 और 8? तो 7वां, अगेन अजय जी ने जो एक लेसन कहा था, समझना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक जो प्रॉब्लम मोस्ट इन्वेस्टर्स को मार्केट में वो होती है, वो वैसे शेयर्स में निवेश करते हैं जिसको बिल्कुल नहीं समझते। तो मैं डॉक्टरों से बात करूंगा, सबको आईटी स्टॉक्स खरीदना है। मैं आईटी वालों से बात करूंगा, सबको फार्मा शेयर्स खरीदने हैं। राइट, क्योंकि हमको हमेशा लगता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है निवेशकों के लिए कि वो कभी भी ऐसी जगह पे निवेश ना करें जिस जो वो समझते नहीं है। राइट, हम लाइफ में हर चीज ऐसा करते हैं। अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं। राइट, तो हमने 20 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, अच्छा बिजनेस ओनर बनने के लिए। 31वें साल में हमको कोई मिल जाता है जो हमको बताता है, सर ये पैसा डबल हो जाएगा आपका, इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। हमको कोई समझ नहीं है, हमने पिछले 30 साल समझ से निकाले हैं, और अभी जैसे ही किसी ने हमको पैसा डबल या ट्रिपल करने की बात की, हम बिना सोचे समझे उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। सो बहुत सारे लोग स्टॉक टिप पे विश्वास करते हैं, मैं नहीं करता। राइट, स्टॉक टिप का सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? स्टॉक टिप लेने वाले को नहीं, स्टॉक टिप देने वाले को। राइट, क्योंकि वो उससे कमाता है, या तो कमीशन में कमाता है ब्रोकर, या फिर क्योंकि उसने स्टॉक जब दिया है और लोगों ने खरीदा है। और आज सोशल मीडिया में अगर वो जोर जोर से ट्विटर पे या यूट्यूब पे या सब जगह जाके चिल्लाएगा कि ये देखिए मैंने स्टॉक खरीदा है, आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम लोग उसको विश्वास करने लग जाएंगे, कि क्योंकि और लोग विश्वास कर रहे हैं, वो स्टॉक बढ़ रहा है, जिसके देख के जो लोग साइड लाइन पे हैं कि भैया इसने मुझे कहा था स्टॉक खरीदने के लिए, अब ये स्टॉक तो एक्चुअली में बढ़ रहा है। राइट, सो मुझे भी इन्वेस्ट करना से, तो नए इन्वेस्टर्स आएंगे, विच मीन्स वो सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल बन जाता है। राइट, बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस रूल में कहा है, कभी भी ऐसी जगह निवेश ना कीजिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई और जगह हो, जो आप समझते नहीं हो। अच्छे रिटर्न आपको तभी मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, जब आप सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म में कोई भी अच्छे रिटर्न कमा सकता है। इन्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है कि हम आउटकम या रिजल्ट को देख के डिसाइड करते हैं कि हमारा डिसीजन कैसा था। सो अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में 200-300% रिटर्न बना लिए अगले 3 महीने में, या फिर जैसे आपने मित्र की बात की थी जिसने शुगर स्टॉक में 3 टाइम्स कर लिया 5 स्टॉक लेके,
बट शुगर स्टॉक में 3 टाइम्स कर लिया तो उसको लगेगा क्योंकि उसका पैसा 3 गुना बढ़ गया है, इसका मतलब उसका डिसीजन सही था। ये उल्टी सोच है। अगर आपका आउटकम जो है वो आपका डिसीजन का क्वालिटी नहीं बताता है, हो सकता है आप लकी हो, और स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में लक ज्यादा काम करता है, लॉन्ग टर्म में स्किल ज्यादा काम कर सकता है। तो राइट, अगर आप किसी और के कहने पे इन्वेस्ट करेंगे और आप नहीं समझ रहे हैं कि आप कहाँ पैसा डाल रहे हैं, तो बहुत बड़ा चांस है कि वो पैसा जब हो जाएगा तब भी आप नहीं समझ पाएंगे कि वो पैसा गया कहाँ। राइट, आप हमेशा सामने वाले टिपर को ब्लेम करेंगे या एडवाइजर को ब्लेम करेंगे, विच इज नॉट द राइट थिंग। तो ये मेरा 7th रूल था इन्वेस्टिंग का। 8 जो इंपॉर्टेंट रूल है, जो आई थिंक अगेन एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जिंदगी में जो गलत होना है वो होके रहेगा। स्टॉक मार्केट में अब जो गलत होना है होके रहेगा। हम लोग अनलकी होते हैं, हम जो स्टॉक खरीदते हैं वो गिरना शुरू हो जाता है। राइट, ये अक्सर सबके साथ होता है। राइट, एंड सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में भी ऐसा होता है। राइट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि अगर आपको एक ब्रिज बनाना है जिसपे 10 टन का ट्रक किसी दिन आएगा, तो आप ऐसा ब्रिज बनाए जिसपे 20 टन का भी ट्रक जाए तो वो ब्रिज ना गिरे। राइट, सो आपको एक्सेस बफर लेना है। अगर हमको फ्लाइट पकड़ना है तो हम 2 घंटे पहले क्यों एयरपोर्ट पहुंचते हैं? राइट, ताकि हम कोई ट्रैफिक की वजह से अपना फ्लाइट मिस ना करें। वैसे ही अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालते हैं, किसी स्टॉक में पैसा डालते हैं, तो हमको पता करना है कि उस बिजनेस का वैल्यू कितना है। उस बिजनेस का वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है, और वो स्टॉक करंटली मार्केट में मिल रहा है 200 रुपए में, मतलब वो स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है। हमको उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 100 रुपए का सामान हम 200 रुपए में ऑलरेडी खरीद रहे हैं। अगर हमारा थीसिस गलत होगा, अगर वो बिजनेस गलत होगा, तो हमारा सारा पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर वही 100 रुपए का सामान हमको 50 रुपए में या 70 रुपए में मिल रहा है, या 100 रुपए में भी मिल रहा है, और हाई क्वालिटी सामान है, हाई क्वालिटी स्टॉक है, उसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें गलत होंगी और उससे बचने के लिए, लेकिन सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेफ्टी नहीं रखेंगे तो गलत पड़ेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। 9th और 10th। जी, 9th में बहुत जल्दी से बता देता हूँ। 3 बीज हैं, बी बी बी, तीनों जरूरी हैं। सबसे पहला है पैसे बनाना, दूसरा है पैसे बचाना। वो अलग फिलॉसफी है कि ज़्यादा खर्चा ना करें, शोषा ना करें, दिखावा ना करें। और फाइनली है पैसे बढ़ाना। और नीरज जी, सिर्फ ये दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट पैसा, स्वयं को भी बनाना जी, स्वयं को भी बचाना। जो आपने हेल्थ की बात करी कि पैसे बना के करूँगा क्या अगर उसको यूज़ भी नहीं कर पाया। राइट, और हमारे यहाँ बहुत एग्जाम्पल्स भी हैं। राकेश जी का एग्जाम्पल है, हेल्थ का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एग्जैक्टली। राइट, खुद को भी बनाना, खुद को भी बचाना, खुद को भी बढ़ाना, विच इज़ नॉलेज, सीखना। तो ये संक्षिप्त में बताया मैंने। और फाइनली एनीवे आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, 10th जी, 10th इज फाइनली जो पुड़िया की आपने बात करी ना, क्या है जो मैं G2G की बात करता हूँ। करेक्ट। ये 4 बॉक्सेस आप देख लीजिए। एक्स एक्सिस जो नीचे की लाइन है वो है गुड बिजनेस या ग्रेट बिजनेस, और वाई एक्सिस है गुड वैल्यूएशन या ग्रेट वैल्यूएशन। मेरे G2G में एक नंबर 2 है बीच में। मेरी फिलॉसफी ये रही है कि गुड से ग्रेट खरीदना है, ग्रेट से गुड जो दूसरा G2G है उसको अवॉइड करना है, और दूसरा ग्रेट टू गुड होता है जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश कर्व में चीजें महेश में आ जाती है। एक्चुअली वो जुड़ गया इसमें से। यस, सो पहला और लास्ट में ऐसे ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई बिलीव कि अगर मुझे भी गुड से ग्रेट बनना है, आशावादी बनना है, बिल्कुल, तो पहले बॉक्स में अगर आपको कंपनियां मिलें कि गुड कंपनी एट गुड वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म आप खरीद लीजिए। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ग्रेट हो गई हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। राइट, लेकिन क्या दे विल डू वेरी वेल, बट अल्टीमेटली आपको पैसे बनाने हैं। राइट। और सबसे पेनफुल पीरियड क्या आता है ना, जब ये ग्रेट गाड़ी गुड से गटर हो जाती है। आई एग्री। और ये मोस्ट पेनफुल होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा। और ये जो पहली प्लेट है ना ब्रह्मा विष्णु महेश वाली, उसमें जो विष्णु का फेज है वो ग्रेट फेज है, जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, स्टे करना है। और जब महेश वाले फेज में चलिए, हाल फिलहाल में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसी कई कंपनी बहुत चर्चा में है जो ग्रेट हो चुकी हैं। अब वो मतलब उतना अच्छा रिटर्न बना के नहीं देंगी। कंपनीज आर फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ग्रेट लेवल पे पहुंच गई है। तो कई बार ग्रेटनेस भी बहुत भारी पड़ने लगती है। ग्रेट जब हो जाए, मैं तो टिपिकली कहता हूँ निकल जाना। और लास्ट एक इंग्लिश कमेंट मानूंगा, सर्वाइवर डजंट मीन दे विल आउट परफॉर्म। जस्ट बिकॉज एक कंपनी 50 साल जिंदा रहेगी डजंट मीन कि वो शेयर बाजार को आउट परफॉर्म करेगी। एग्जैक्टली। तो विशाल जी, बहुत क्विकली से मुझे आपके 9th और 10th, वेरी क्विकली सर।
नाइन्थ आई थिंक अजय जी ने जो साइकिल्स की बात की थी उसी को एक्सटेंड करूंगा, बट मैं यहाँ बिजनेस साइकिल की जगह मार्केट साइकिल की बात करूंगा। जी। मार्केट साइकिल्स में चलते हैं, राइट। सो जो लोग ऐसा समझते हैं कि दिस टाइम इज डिफरेंट या मेरा टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया, राइट, उनको ये भी समझना चाहिए कि अपना टाइम जा भी सकता है, राइट, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहेगा, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। सो उस मार्केट साइकिल को समझना और फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रखना, इधर निवेश करना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रूल है मार्केट साइकिल्स में बिलीव करना। और सॉरी, और जो 10वां पॉइंट है वो आई थिंक जैसे राजेश खन्ना ने एक मूवी में कहा था कि इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, राइट। सो सिंप्लिसिटी आई थिंक से बड़ा कोई रूल नहीं है। सो मेरा 10वां जो रूल है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ को सिंपल रखिए, निवेश को सिंपल रखिए, वेरी सिंपल रखिए, राइट। तो आप अपने रिटर्न पर स्ट्रेस को इंप्रूव करेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे, हेल्थ को इंप्रूव करेंगे और पैसा भी बनाएंगे लॉन्ग टर्म में। सो जस्ट कीप इट वेरी सिंपल एंड आई थिंक इट इज ऑल गोइंग टू बी फाइन। कीप इट सिंपल, ग्रेट से थोड़ा बचना है, गुड टू ग्रेट की जर्नी को समझना है। और मुझे लगता है कि जो 10-10 रूल्स हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए हैं ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। इस शो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, सोशल मीडिया पर पड़ा होगा उसमें देखिए और इसको वाकई बहुत सीरियसली समझिए आप, तो वाकई आपको पैसे बनाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। और वो कॉमन गलतियां हम लोग रोज करते हैं, इस शो को देखने के बाद भी आप गलती हो सकता करें, फिर जाके उस शो को देखिए कि इसमें विशाल जी ने क्या बताया, अजय जी ने क्या बताया। अगर उसको वाकई अपने जीवन में आप उतार लेंगे तो मुझे ऐसा पता है कि अगर आप बहुत अनलकी नहीं है तो आपकी वेल्थ क्रिएशन डेफिनेटली हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस मौके पर आपने ज़रूर मुझसे कुछ सीखा होगा, हमारे इन एक्सपर्ट से कुछ सीखा होगा। और ये शोज़ आप आगे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर देख सकते हैं और बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इन्वेस्टर्स को ये सिखाने के लिए कि इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, इतना टफ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।